चलो ठीक है, तो हम लोग ने सपोर्ट वेक्टर मशीन खत्म कर लिया है ना। प्रोजेक्ट देखेंगे उस पर आगे चल के। अभी ये पढ़ते हैं सुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड लर्निंग में पढ़ते हैं अभी हम लोग डिसीजन ट्री। अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्री बेस्ड मॉडल्स। ठीक है, ट्री बेस्ड मॉडल जिसमें डिसीजन ट्री भी आएगा, रैंडम फॉरेस्ट आएगा, एसम्बल लर्निंग एक अप्रोच है जिसमें हमारे पास आएगा बैगिंग और बूस्टिंग कंसेप्ट आएगा। ये सब पढ़ेंगे। तो अभी आओ देखते हैं अभी हम लोग। चलो, तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास देखते हैं कि हम लोग डिसीजन ट्री यूज क्यों करते हैं। ओके, तो देखते हैं कंसेप्ट, देखते हैं डिसीजन ट्री। तो सबसे पहले क्या होता है मेरे पास डिसीजन ट्री में, रिग्रेशन भी, डिसीजन ट्री रिग्रेशन एल्गोरिथम भी होती है और क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम भी होती है, दोनों में काम करता है ये, पहली बात तो। ठीक है, तो हम लोग ने पढ़ा था, मान लो मेरे पास एक्स एक्सिस पे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और गेटिंग अ जॉब है, मतलब कि कितने एक्सपीरियंस पे किस अकॉर्डिंग जॉब लग रही है। तो मेरा ये क्या होता था, ये मेरा होता था डिपेंडेंट वेरिएबल और ये मेरा होता था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो मैं इन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा आ रहा है वो चीज़ हमें चेक करते हैं। तो मतलब कि हम लोग ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के आधार पर, मेरे पास डेटा दिया गया है, हमें ये पता करना है कि कितने परसेंट जॉब किसी पर्सन को मिलेगी उसके एक्सपीरियंस से। तो ये चीज़ हम करते थे। तो रिग्रेशन में क्या होता था, तो ये एक तो रिग्रेशन प्रॉब्लम है ना, तो ये तो रिग्रेशन प्रॉब्लम है। तो इसमें ये मान लो फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड, तो इसमें हमें बेस्ट फिट लाइन मिल जाती थी, हम लोगों ने देखा है ना। अगर मैं रिग्रेशन लगाऊं तो बेस्ट फिट लाइन मिल जाती थी, क्योंकि ये मेरा क्या है, ये मेरा है कॉन्टिन्यूस डेटा सेट। और इसमें क्या चीज है, ये लीनियर पैटर्न फॉलो कर रही है। ये लीनियर पैटर्न फॉलो कर रही है और इसमें मेरा डेटा सेट नॉन लीनियर है।
है ना। तो इतना तो मुझे देख के ये पता चली गया, इतना पढ़ लिया है कि भाई लीनियर, ये लीनियरली सेपरेबल है, मतलब लीनियर पैटर्न फॉलो कर रहा है ये वाला, और ये नॉन लीनियर पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये मेरा कहीं से भी लीनियरिटी फॉलो नहीं कर रहा है, ये सेकंड वाला। तो इसको हम कहते हैं नॉन लीनियर डेटा पॉइंट, नॉन लीनियर डेटा बोल दो, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन में मेरा डेटा लीनियर होना चाहिए, पहली बात तो ये हम लोग ने देखा था ना। लीनियर रिग्रेशन में एक असम्पशन लेके चलते थे कि मेरा डेटा सेट अगर लीनियर है तभी मैं काम करूंगा, वरना हमने कोएफिशिएंट और डिटर्मिनेशन पढ़ा था, मॉडल एक्यूरेसी पढ़ा था, वो काम नहीं करेगी। डेटा शुड बी लीनियर। ठीक है। ठीक है, तो अगर लीनियर है तभी मैं लीनियर एल्गोरिथम लगा सकता हूँ। अगर ये लीनियरिटी फॉलो कर रहा है मेरा डेटा सेट, तो मैं लीनियर रिग्रेशन लगा सकता हूँ। बट यहाँ क्या करोगे इस केस में? इस केस में तो लीनियर रिग्रेशन यूज ही नहीं कर सकता। तो यहाँ हम नॉन लीनियर एल्गोरिथम यूज करेंगे, है ना। हम करेंगे नॉन लीनियर एल्गोरिथम। हम लोगों ने देखा था सपोर्ट वेक्टर मशीन भी करता है नॉन लीनियरिटी पे काम, ठीक है। नॉन लीनियरिटी पे काम सपोर्ट वेक्टर मशीन भी करता है, कैसे? कर्नल को यूज करके। और अब डिसीजन ट्री भी एक है जिसमें से, तो डिसीजन ट्री भी एक एल्गोरिथम है जो हम नॉन लीनियर डेटा सेट पे यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करूं वो नहीं काम करेगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ लिमिटेशंस देखी, ठीक है। हमने लिमिटेशंस देखी कि हम यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन यूज नहीं कर सकते, इस डेटा सेट पे लीनियर रिग्रेशन यूज नहीं कर सकते, इस वजह से अब आए हम डिसीजन ट्री पे। चलो अब देखते हैं कंसेप्ट, देखते हैं डिसीजन ट्री का। तो डिसीजन ट्री का फंडा होता है कि डेटा ऐसे स्प्लिट करना है, ठीक है ना। टू स्प्लिट डेटा इन द वे दैट converts into homogeneous ग्रुप। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो मुझे ऐसे स्प्लिट करना है डेटा को कि वो होमोजीनियस ग्रुप्स में बट जाए, मतलब सेम डेटा सेम ग्रुप में आ जाए, है ना। सेम डेटा सेम ग्रुप में आ जाए, इस तरीके से स्प्लिट करना है हमें। तो चलो देखते हैं किस तरीके से काम करते हैं। एक मिनट रुकते हैं।
अभी देखते हैं, देखो मान लो ये मेरा है एक्सपीरियंस इन ईयर्स, ये मेरा सैलरी मान लो। ये मेरे हैं क्लासेस कुछ। अब देखेंगे डिसीजन ट्री इसको कैसे सेपरेट करेगा। ठीक है, ये मेरा वाई, ये मेरा है एक्स। अभी मान लेता हूँ मेरे पास, ये मान लेता हूँ ये 5 है, इधर मान लेता हूँ मेरे पास 20 है, और यहाँ कहीं 25 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखते हैं कि मेरा किस तरीके से, यहाँ हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्सपीरियंस इन ईयर, एंड सेकंड क्या है, सेकंड मेरा डिपेंडेंट है सैलरी इन लैक्स। अभी मान लो, तो यहाँ बंदे की जॉब लगी है या नहीं लगी है, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि बंदे की जॉब, किसी की जॉब लगी है, यस और नो, ये पता करना है। तो मान लेते हैं ये जो मेरा जो रेड वाला पॉइंट है ना, ये जॉब नहीं लगी है, ब्लू वाला जॉब लगी है, ये चीज हमें निकालना है। अब हमको डेटा को डिवाइड करना है होमोजीनियस ग्रुप में। अब कैसे करेंगे देखो, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे 20 है। ठीक है, ये मेरा 20 है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ से डेटा को डिवाइड करता हूँ। अभी मैं डेटा को कहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ डेटा को डिवाइड सैलरी पे डिवाइड करूंगा। किस, है ना, सैलरी पे किया मैंने, यहाँ से सैलरी 20, यहाँ पे वाई जब 20 है तो मैंने वहां पे डिवाइड किया इसको। मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास दो डिवीजन आ गए, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। मेरे पास एक वाई नीचे वाला एक ऊपर वाला। ठीक है, दो सेक्शंस आ गए मेरे पास। सैलरी होगी वो 20 से नीचे, सैलरी 20 के ऊपर, 20 लाख से नीचे 20 लाख से ऊपर। तो देखते हैं, तो मेरे पास दो ग्रुप बन गए, एक लेस देन 20 लाख, एक ग्रेटर देन 20 लाख। ठीक है, अभी भी हम ये करने वाले हैं, हमको होमोजीनियस ग्रुप चाहिए। इस नीचे वाले पोर्शन में देखो मेरे पास डिफरेंट क्लासेस हैं, एक रेड वाली ब्लू वाली, ऊपर भी ऐसा है, इधर ब्लू है इधर रेड है फिर ऊपर ब्लू है। मुझे अभी भी होमोजीनियस नहीं मिला है। अब मैं फिर से डिवाइड करूंगा, मुझे होमोजीनियस अभी ग्रुप नहीं मिला है, इसलिए अब दूसरा स्प्लिट करूंगा मैं। अब किस पे कर सकता हूँ मैं, अब मेरा, अब मैं इस पे करता हूँ 20 पे। ये देखो, या इस पे किया मैंने स्प्लिट। जब इस पे स्प्लिट किया है ना, अब देखो यहाँ पे मुझे एक होमोजीनियस ग्रुप मिल गया, है ना। मुझे होमोजीनियस ग्रुप कहाँ मिल गया ना, ये पोर्शन मुझे होमोजीनियस, अच्छा यहाँ से भी करता हूँ, एक पॉइंट ये हटा देता हूँ उनको। अब मुझे होमोजीनियस ग्रुप मिल गया, ये देखो, है ना। मुझे होमोजीनियस क्या मिला, मुझे ये मिला सैलरी लेस देन 20। अगर सैलरी लेस देन 20 है, और अगर मेरा एक्सपीरियंस लेस देन 20 है, पहली कंडीशन मिल गई। पहली कंडीशन मिल गई ना, अगर मेरा सैलरी लेस देन 20, एक्सपीरियंस लेस देन 20 है, यहां तक मैं पहुंच गया, एक होमोजीनियस ग्रुप मुझे मिल गया।
अब लेस देन 20 में हमें डेटा होमोजीनियस मिल गया है, लेस देन 20 में होमोजीनियस हमें मिल गया है। देखो एक इधर वाला मिल गया है और एक इधर वाला मिल गया है ना। तो हमें इसमें मिल गया, और ब्लू डेटा से डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे जॉब लग गई है, गॉट जॉब, यहाँ नॉट गॉट जॉब। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ गया। देखो सैलरी अगर 20 लाख से कम है, एक्सपीरियंस भी है ना, और एक्सपीरियंस 20 लाख से कम है, तो जॉब मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, इसको यस ऐसे करता हूँ, यस। तो ये होता है मेरा लीफ नोट। ठीक है, जो रिजल्ट आता है वो मेरा होता है लीफ नोट। तो हमें लीफ नोट मिल गया है यस का। तो हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिलेगी, कैटेगोरिकल वैल्यू, याद है ना, यस और नो। अभी हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, है ना। एक मिनट एक मिनट, अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, कैटेगोरिकल। और अगर रिग्रेशन का प्रॉब्लम है तो मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी, रिग्रेशन वैल्यू, मतलब कॉन्टिन्यूस वैल्यू मिलेगी, नंबर होगा कोई। अब इसके राइट साइड में देखो, इसके राइट साइड में कौन सा डेटा है, रेड वाला डेटा, इसके ऊपर नहीं जाना है, इसके राइट साइड में देखो रेड डेटा है। और ये क्या बोल रहा है कि जॉब नहीं मिली ना, जॉब नहीं मिली, तो मतलब अगर एक्सपीरियंस 20 से कम है तो जॉब मिल जाएगी। अगर एक्सपीरियंस 20 से ज़्यादा है तो जॉब नहीं मिलेगी। रेड वाला, ठीक है। अभी यहाँ इस पे ना जाओ, मैंने ऐसी ही सिचुएशन ली है, अब 20 से ज़्यादा एक्सपीरियंस तो जॉब मिलती है ना। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि सैलरी भी देखो कम है। ठीक है, किस तरीके से काम करते ये ना सोचो कि मतलब एकदम जेन्यूनली ये नहीं है, मतलब एज्यूम करके चीज़ मैंने बनाई है। ठीक है, अब तो जॉब नहीं मिलेगी, है ना। तो ये चीज़ हम आ गए, दो चीज़ों पे आ गए अब हम। तो मेरे पास ये दोनों लीफ नोड है, एक लीफ नोड ये और एक लीफ नोड ये। ठीक है, अब हमने नीचे वाला कर दिया। अगर मुझसे कोई पूछता है भाई कि डेटा पॉइंट यहाँ कहीं आता नया, तो मैं बता दूंगा। अगर 20 से कम है और ऐसे इसमें आऊँगा, सैलरी 20 से कम है, हाँ। उसके बाद एक्सपीरियंस कम है अगर, हाँ, ऐसे करके बता दूंगा मैं। अब आते हैं, अब ऊपर जाएंगे हम लोग। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। चलो एक और बना लेता हूँ मैं डायग्राम, फटाफट। और उसी में करते हैं, उसी में करते हैं। अब मैं ऊपर आऊंगा। ठीक है, 20 के नीचे वाला मेरा को होमोजेनियस मिल गया, एक ये वाला मिल गया और एक ही मिल गया। अब ऊपर मुझे करना है। अब मुझे स्प्लिट कहाँ से करना पड़ेगा, आइडिया बताओ। मुझे स्प्लिट करना कहाँ से पड़ेगा। देखो दो कंडीशन है मेरे पास, एक 20 लाख से कम, एक 20 लाख से ऊपर। अब ऊपर, नीचे देखो मेरा डेटा होमोजेनियस मिल गया मुझे, एक ये वाला एक ये वाला। ऊपर मेरा डेटा होमोजेनियस नहीं है,
अब मैं क्या स्प्लिट कर सकता हूँ, मैं एक्सपीरियंस इन ईयर्स पे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कर सकता हूँ लाइन ड्रॉ। मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने जब यहाँ लाइन ड्रॉ की तो मुझे ये तो मिल गया ना, ही गॉट द जॉब। तो ये क्या, देखो एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस अगर बड़ा है 20 लाख से और ग्रेट है और कम है, ठीक है, इसको ऐसे, इसको रुको रुको एक मिनट। हाँ चलो, अब नीचे कंडीशन बनाते हैं। एक्सपीरियंस मेरा अगर, देखो एक्सपीरियंस अगर 20 लाख से कम है तो इसमें जाएगा। एक्सपीरियंस बड़ा, सैलरी सैलरी अगर 20 लाख से कम है इसमें जाएगा, सैलरी अगर बड़ी है तो मेरी तो बड़ी है ना, नहीं तो ऊपर जाना है ना, ऊपर जाना ठीक है, लेकिन 20 लाख से कम होनी चाहिए। एक्सपीरियंस लेस देन 20, यहाँ तक पहुँच गए हम, लेकिन अभी भी हमें एक होमोजीनियस यहाँ मिल गया है। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पे देखो 20 है तो उससे कम होनी चाहिए, तो जॉब यस बोल दूंगा, क्योंकि मुझे ब्लू पॉइंट्स मिल गए, और ब्लू पॉइंट्स क्या है, जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं इसके राइट में जाऊँ तो राइट में देखो मेरे पास अभी भी होमोजीनियस नहीं है, यहाँ पे होमोजीनियस मिल गया है। अब मैं कहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ। अच्छे से नहीं करता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ। मुझे ऐसे यहाँ पे स्लिट मारूंगा, मान लेता हूँ ये 25 ही है, ये इधर शिफ्ट कर लो, 25 ही है, मेरा एक स्प्लिट बन गया। अब देखो ये होमोजेनियस, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। अब 20 ऊपर ग्रेटर देन, अब जाऊंगा। ठीक है, अब देखो स्प्लिट हो गया है। अब देखो क्या बनेगा, अगर एक्सपीरियंस 20 से कम है तो इधर आओ, 20 से ज्यादा है अगर देखो 20 से कम है और ठीक है 20 से ज्यादा और 25 से कम है तो 25। 25 से अगर एक्सपीरियंस कम है, देखो कम है, तो जॉब नहीं मिलेगी, वरना मिल जाएगी। देखा, जॉब नो, और यहाँ यस। चलो अब ये चीज हमें मिल गई, पूरा हमने बना लिया, ये डिसीजन ट्री बना लिया मैंने। देन हाउ टू वेरीफाई, हम वेरीफाई कैसे करें। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं मेरे पास नंबर ऑफ रीजन्स कितने हैं। 1 2 3 4 5। और यहाँ देखो लीफ नोड, देखो 1 2 3 4 5। तो अगर मेरा नंबर ऑफ रीजन्स इक्वल हो गए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीव नोड्स, तो मेरा डिसीजन ट्री सही बना है। ठीक है, अच्छा सही बना है। है ना, चलो अब हम आते हैं। अब अब मैंने डिसीजन ट्री बना लिया। अब मैं एक नया पॉइंट लेके आता हूँ, मेरे पास सैलरी मान लेता हूँ 15 है, और एक्सपीरियंस मेरे पास है 30, ये मेरा नया डेटा पॉइंट है।
अब मुझे प्रेडिक्ट करना है कि भाई जॉब लगी या नहीं लगेगी, ये मुझे बताना है। ठीक है, अब मैं ऊपर जाऊंगा। अब मैं ऊपर आता हूँ। चलो, अभी मैंने मान लिया है मेरे पास सैलरी कितनी है, 15। तो 15 किससे, 20 से नीचे आएगी। इसमें आओ, सैलरी कितनी है, सैलरी अगर 15 है और एक्सपीरियंस है 30, इस कंडीशन में आओ। सैलरी कितनी, 15, सैलरी 20 लाख से है कम, तो इसमें आओ। इस वाले ट्रेवर्स करना है, इसमें आ गए। एक्सपीरियंस कितना है, बड़ा है 20 लाख से, तो इसमें जाना है, तो जॉब नहीं लगी। तो इसका आउटपुट क्या आया, नो। ऐसे नया डेटा पॉइंट लोगे तो इसी तरीके से काम होता है। नया, ये समझ में आया। तो इसी तरीके से हम प्रेडिक्ट करते हैं। ऐसे डिसीजन ट्री मेरा डिफरेंट बाउंड्रीज बनाता है, डिफरेंट बाउंड्रीज बनाएगा, है ना। उसको होमोजीनियस जब तक ना बन जाएगा तब तक स्प्लिट करेगा, तब तक स्प्लिट करेगा, और इसी तरीके से काम होगा। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से काम हो रहा है। इफ एल्स, अगर सैलरी बड़ी है तो इसमें जाओ, छोटी है इसमें आओ। इस तरीके से नया डेटा पॉइंट कुछ और भी ले लो। सैलरी मान लो 25 लाख है, एक्सपीरियंस आपका 20 है, 25 और 20 है, तो ऊपर आओ। 20 लाख है ना, 25 है, अगर सैलरी अगर मान लो 25 है और एक्सपीरियंस मान लो 60, मान लो 60 नहीं होता है, 35 मान लो। सैलरी 20 से कम है, नहीं ज्यादा है, तो इस पे आना है। एक्सपीरियंस कम है, नहीं ज्यादा है, तो इस पे आना है। एक्सपीरियंस ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, इस पे जॉब लग गई। तो ये चीज समझ में आया, पूरा कंसेप्ट डिसीजन ट्री का। अच्छा। ये पूरा बैकएंड में डिसीजन ट्री का ऐसे ही काम होता है। तो हर एल्गोरिथम का अलग अलग अपना एक फंडा है, किस तरीके से काम करना है ना। तो इस तरीके से हम लोग आते गए थे, लेकिन हमारा ये धीरे धीरे एक अच्छी एल्गोरिथम आती गई, लाइफ आती गई मेरे पास। तो इस तरीके से काम होता है ना। तो एक मिनट, तो एक चीज देखो कि कार्ट, कार्ट क्या हो रहा है, कार्ट क्या है, हाँ, इसका मतलब क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री, ये चीज इसका मतलब फुल फॉर्म है। तो हम लोग ये कवर करेंगे। देखेंगे बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, इसमें कौन किस तरीके से रुक सकते हैं। बैगिंग एंड रैंडम फॉरेस्ट देखेंगे, बूस्टिंग देखेंगे, और ट्यून करेंगे अपना मॉडल। ठीक है, अपना मॉडल ट्यून करेंगे। अब इसमें एक चीज देखो, मैंने बताया था ना किस तरीके से काम किया। तो सीक्वेंस ऑफ फेल्स है, हमारे पास क्वेश्चंस होंगे कि इसमें किस में जाना है, क्या है नहीं, ये चीजें पता करनी है। ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्लास लेबल्स को उस तरीके से होमोजेनियस बनाना है। और डिसीजन ट्री का क्या मेन, क्या पावर है उसकी, एबल टू कैप्चर नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स बिटवीन फीचर्स एंड लेबल्स। देखा किस तरीके से हम लोगों ने डिसीजन बाउंड्रीज बनाई। और इसमें सबसे ज्यादा अच्छा फायदा है कि हमें फीचर स्केलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम कर रहे थे स्टैंडर्डाइज से -1 के बीच में 1 वैल्यू कर रहे थे, नॉर्मलाइज कर रहे थे अपना डेटा सेट, इसमें नहीं करना पड़ता। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन में भी नहीं करना पड़ता, लेकिन तब भी लोग करते हैं उसको। और फीचर इंजीनियरिंग उस पर जितनी अच्छी आप करो, उतना अच्छी एक्यूरेसी आती है।
ठीक है। तो हम जब डिसीजन ट्री में लीनियर रिग्रेशन वर्सेस रिग्रेशन ट्री अगर हम डिफरेंशिएट करें तो देखो, ये मेरा डेटा सेट है, कोई डेटा सेट है, उस पर ये देखो, ये लीनियर रिग्रेशन एक बेस्ट फिट लाइन बना रहा है जिसमें कि एरर ज्यादा दिख रही है हमें। इसमें देखो, इसने मतलब बोल सकते हो कि बाउंड्री बनाई है, लाइन तो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, लेकिन इसमें एरर कम है, इसलिए ये एक्यूरेसी भी अच्छी देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये देखो लीनियर डेटा सेट है, लीनियर डेटा पॉइंट्स है, ये भी लीनियर डेटा पॉइंट्स है, तो हम लोग ने रिग्रेशन यूज किया है। तो रिग्रेसर हमारे पास होता है ट्री, डिसीजन ट्री, रिग्रेसर। तो मेरा जो ये होता है ना, इसको बोलते हैं रूट नोड। ठीक है, और ये क्या होती है, ये ब्रांचेस होती हैं, जैसे ट्री नहीं होता है, और जहां पे रिजल्ट आ रहा है मेरा, ये है मेरा लीफ नोड। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं, रुको एक मिनट। और मेरा जो लीफ नोड होता है ना, वही मेरा आंसर होता है। तो मेरा ट्री क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है, डिसीजन ट्री क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। तो मेक मॉडल ऑफ डेटा, पहला। दूसरा क्या है, यूजेस if else at every node of tree। तीसरा, it can be used अरे एक मिनट, स्क्रीन में स्क्रीन नहीं दिख रही मेरी, स्टॉप हो गया। नहीं सर। एक मिनट रुको, अपने आप बंद हो गया वो, क्या हो रहा है सिस्टम में। हाँ ठीक है, इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड स्क्रीन नहीं दिख एंड रिग्रेशन एनालिसिस। अब दिख रही है ना,
तो ये चीजें पॉइंट हम लोगों ने डिस्क्राइब भी कर लिया, कंसेप्ट भी देखा हम लोग ने। अब एल्गोरिथम कैसे काम करती है डिसीजन ट्री की। एल्गोरिथम में दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। मतलब एक है गिनी इंडेक्स और एक है एंट्रोपी। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी क्या होती है। तो ये जो स्प्लिटिंग वगैरह होती है ना, स्प्लिटिंग वगैरह, एक मिनट रुको। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अभी हम लोग पढ़ेंगे एंट्रोपी के बारे में एंड इंफॉर्मेशन गेन। तो हमारी जो स्प्लिटिंग थी ना, वो एंट्रोपी गिनी इंडेक्स ही अपने आप करता है। तो ये मेरे पास दो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। एक और भी होती है ID3 करके। ठीक है, तो मेरे पास तीन डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं जो ये पूरी स्प्लिटिंग करती है, जो हम लोग ने ऊपर की थी ना, ये करेगी स्प्लिटिंग। स्पेलिंग गलत। ये स्प्लिटिंग कौन करेगा, मेरी यही एल्गोरिथम करती है। यही डिसाइड करती है, यही डिसाइड करती है कि कहाँ स्प्लिट करना है और कहाँ स्प्लिट नहीं करना है। हमें नहीं करना, ये सब पूरी एल्गोरिथम यही करके देगी, हमें बस यूज करना। तो यही, ये क्या करती है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन को ढूंढती है, कहाँ मिलेगी, उस तरीके से ये स्प्लिट करती है। एक मिनट कितना हुआ। इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देखती है, जहां पे ज्यादा उसी अकॉर्डिंगली ये डिसीजंस लेती है। वैसे ये डिसीजंस लेती है अपने अकॉर्डिंगली। तो ये चीजें डिस्कस की हम लोग ने। तो भी आओ देख लेते हैं इंफॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी भी देख लेते हैं। पहले बात करते हैं एंट्रोपी की। एक मिनट, मैं कोई इमेज देखता हूँ गूगल में, सबसे पहले मैं तुम एक्सप्लेन कर दूँ अच्छे से। एक मिनट।
चलो मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे ले लेता हूँ। स्क्रीन दिख रही मेरी? हेलो हेलो, स्क्रीन दिख रही है ना? हेलो, स्क्रीन दिख रही है मेरी? स्क्रीन कैसा दिख रही है? चलो अभी आते हैं इस पे। देखो मेरे पास दो भी इमेजेस हैं। अभी पहले देखते हैं एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी क्या है? इट मेजर्स एंट्रोपी क्या है? इट मेजर्स द इम्प्योरिटी और अनसर्टेनिटी प्रेजेंट इन डेटा। मेरे डेटा में जितनी भी रैंडमनेस है उसको ये बताती है। अगर मेरा रैंडमनेस ज्यादा होगी तो मेरा एनोट्रोपी, मतलब मेरा रैंडमनेस ज्यादा है मतलब एनोट्रोपी ज्यादा है। अगर मेरा रैंडमनेस कम है, इम्प्योरिटी कम है, तो मेरी एनोट्रोपी लो होगी। अब इस डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम दिख रहा है ना मेरा? यस इस डायग्राम इस पिक्चर में देखो इमेजेस। इस इमेज में मेरे जो रूम में सामान इधर उधर पड़ा हुआ है इन ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं है इसका। तो क्या हुआ? रैंडमनेस कितनी ज्यादा है यहाँ पे। यहाँ देखो सब नीट एंड क्लीन है, हर सामान अपनी जगह पड़ा हुआ है। यहाँ रैंडमनेस कम है, रैंडमनेस कम है। तो यहाँ पे जब रैंडमनेस ज्यादा हुई तो एनोट्रोपी ज्यादा हो गई, रैंडमनेस कम हुई तो एंट्रोपी कम हो गई। तो ये लिखा है, इसलिए ये हाई एंट्रोपी है, इसलिए लो एंट्रोपी है। अब एक चीज बताओ, जब हाई एंट्रोपी है तो मुझे तो इसमें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, उल्टा सीधा कुछ पढ़ा, मुझ कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहाँ क्या चीजें पड़ी हैं। तो यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है अच्छी खासी। हाँ डेटा ये सिस्टम है, ये है, ये वो है। यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही ज्यादा। तो जहाँ पे लो एनोट्रोपी होगी वहां इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा होगा। जहाँ एनोट्रोपी हाई होगी, रैंडमनेस, वहां इंफॉर्मेशन गेन कम होगा। तो मतलब ये चीज है कि जब रैंडमनेस है ही नहीं तो वहां से इंफॉर्मेशन भी मुझे मिलेगी। तो इसको अभी ट्रीट कर लो एज अ डेटा। अब डेटा में मेरे पास बहुत नॉइज है, रैंडमनेस है। दूसरे डेटा में, डेटा टू में मेरे पास सब सही है, क्लीन डेटा है। मान लो फॉर एग्जांपल, तो ये मुझे इसमें एनोट्रोपी ज्यादा होगी, इसमें एनोट्रोपी कम होगी। लेकिन ये जब नीट एंड क्लीन है, इसमें इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा होगी, इसमें इंफॉर्मेशन गेन लो होगी। ये चीज समझ में आई एनोट्रोपी क्या है? यस सर। तो ये एल्गोरिथम यूज करती है जहां जहां उसे इंफॉर्मेशन मिलती है। हमारे पास क्या होता है, जब रूट नोड बनाते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास एनोट्रोपी बहुत ज्यादा होती है, धीरे धीरे इंफॉर्मेशन निकाल निकाल के लाता है। ठीक है, इसको ऐसे स्प्लिट करता है कि उसे इंफॉर्मेशन मिली। जब हम नीचे आते हैं तो इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना। तो यहाँ एनोट्रोपी
बहुत ज्यादा होती है और यहाँ एनट्रोपी बहुत कम होती है। तो एक ये इस पॉइंट पे इंफॉर्मेशन गेन वो निकाल के ले आता है बहुत ज्यादा। उसको एल्गोरिथम ये का काम ही यही है, इसलिए हम लोग एनट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन पढ़ रहे हैं। तो ये यूज करता है कंसेप्ट। शुरुआत में उसे नहीं पता होता, लेकिन इस तरीके से काम करता है। प्रोबेबिलिटी का यूज करेगा, जहां पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी वहां पे स्प्लिट करेगा। इस तरीके से देख के काम करता है। इसका फॉर्मूला होता है, अगर देखें, I1 लॉग यूज करता है ये प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे एस क्या है ना, ये एस, ये सेट ऑफ ऑल इंस्टेंसेस है। ये नंबर ऑफ क्लासेस है। ये है प्रोबेबिलिटी। ऐसे इंफॉर्मेशन गेन, इट इंडिकेट्स हाउ मच इंफॉर्मेशन अ पर्टिकुलर फीचर। इसमें क्या देखेंगे, पर्टिकुलर फीचर और वेरिएबल गिव्स अस अबाउट फाइनल आउटकम। ठीक है, इंफॉर्मेशन गेन ये चीज होती है। यही सब चीजें बेसिक है जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कुछ ऐसे। कहीं कहीं अलग अलग भी देखोगे। ठीक है, ये एस क्या है, ये एंट्रोपी हम लोगों ने ऊपर देखा एनोट्रोपी ऑफ होल डेटा सेट। ये नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है विद जे वैल्यू। ठीक है, और इसी तरीके से ये सारी चीजें एंट्रोपी, ये एट्रीब्यूट की एनोट्रोपी बता रहा है, एट्रीब्यूट्स की। सबसेट ए लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सबसेट ए ऑफ एस। देखिए इन्फॉर्मेशन गेन तभी निकलेगा जब एंट्रोपी हमें पता होगी। अभी एक एग्जांपल में बता देता हूँ। ये मेरे पास आइस क्यूब्स है, ये मेरे पास लिक्विड है, ये मेरे पास गैस है। ठीक है, अभी मान, ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अब इस पे एनोट्रोपी क्या क्या होगी। इस पे आओ, पहले वाले पे। अब ये रूम देखो, ये रूम देखो। रूम जब नीट एंड क्लीन है तो लो एनोट्रोपी है ना। आओ, तो इसकी एनोट्रोपी क्या होगी, ये मान लो तो G1, G2 और G3। ये इसकी रैंडमनेस कम है तो लोवेस्ट एनोट्रोपी। इसकी रैंडमनेस हम ले लेते मीडियम है, क्योंकि इसकी रैंडमनेस देख रहे हो बहुत ज्यादा है, इधर उधर गैस कहीं भी पता ही नहीं है कि ऑर्डर क्या है। तो G3 हैज हाईएस्ट एंट्रोपी।
और जिसकी हाईएस्ट एनोट्रोपी होती है वो बहुत मैसी डेटा होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन गेन बहुत कम होगी, इसमें इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा होगी, क्योंकि ये क्लीन डेटा है। क्लीन डेटा के क्लीन समझ लो, तो लो एंट्रोपी से हमें हाई इंफॉर्मेशन गेन मिलेगा। हाँ, तो ये समझ में आया पूरा लेक्चर आज का। तो यस सर। बाकी रैंडम फॉरेस्ट कुछ नहीं है। अगर बीसीए अगर बीसीए नहीं बीसीए नहीं, हाँ अगर बीसीए डिसीजन ट्री है, एमसीए क्या है? रैंडम फॉरेस्ट। मतलब रैंडम फॉरेस्ट हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीजन ट्री है, ठीक है। ठीक है ना, ये सब देखेंगे हम लोग। चलो फिर 1 मिनट